सोचिए एक ऐसी आग के बारे में जो एक दो दिन नहीं, एक हफ्ता भी नहीं, बल्कि पूरे 3 महीने, जी हाँ, 90 दिनों तक लगातार जलती रही। आखिर कागज और ताड़पत्रों का कितना बड़ा पहाड़ रहा होगा वो, जिसने 3 महीने तक आग की लपटों को बुझने ही नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि उस धुएं में जल क्या रहा था? क्या सिर्फ कागज? नहीं, उस धुएं के साथ जो राख हवा में उड़ रही थी ना, वो असल में भारत के विश्व गुरु होने का वो सबूत था जिसे हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा रहा था। तो चलिए आज बात करते हैं ज्ञान की उसी जलती हुई चिता की। देखिए, जलने वाली चीज सिर्फ किताबें नहीं थी। नहीं, उस धुएं में आर्यभट्ट का शून्य आसमान में घुल रहा था। नागार्जुन की केमिस्ट्री हवा बन रही थी, सुश्रुत की सर्जरी राख हो रही थी, और साथ में जल रही थी बुद्ध की करुणा। ये पूरी की पूरी मानव सभ्यता का, समझिए, एक तरह का बैकअप ड्राइव था जिसे किसी ने आग लगा दी थी। लेकिन चलिए इस राख को जरा साइड में करते हैं और समय में पीछे चलते हैं उस दौर में जब ये आग लगी ही नहीं थी। आज से लगभग 700 साल पहले, जब भारत दुनिया को सिखा रहा था। जरा 5वीं सदी की दुनिया पर नजर डालते हैं। एक तरफ था भारत, जहां गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर चल रहा था, गोल्डन एज, और दूसरी तरफ यूरोप, जो डार्क एजेस यानी अंधकार युग में डूबा हुआ था। रोम तबाह हो चुका था और पश्चिम में सिर्फ तलवारें चल रही थीं। ज्ञान तो जैसे दम तोड़ रहा था। और ठीक उसी वक्त यहां भारत में सम्राट कुमार गुप्त एक बिल्कुल अलग ही नींव रख रहे थे। एक ऐसे शहर की नींव जहां का राजा ज्ञान होने वाला था। और उस शहर को नाम दिया गया नालंदा। ये नाम ही अपने आप में कितना गहरा है देखिए। संस्कृत में नालम यानी कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और दा मतलब देना, मतलब एक ऐसी जगह, ज्ञान का वो स्रोत जो कभी देना बंद नहीं करता, जो कभी रुकता नहीं। अब जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। एक ऐसा कैंपस जहां 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स एक साथ रहते थे। मतलब हर 5 स्टूडेंट्स पर एक टीचर, 5 पर 1। आज की बड़ी बड़ी फैंसी यूनिवर्सिटीज भी इस स्टूडेंट टीचर रेशो का तो बस सपना ही देख सकती हैं। और यहां कोई डोनेशन सीट नहीं चलती थी, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं था। चाहे राजा का बेटा हो या किसी गरीब किसान का, सबकी हैसियत गेट पर ही खत्म। अंदर, कैंपस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी चलती थी, और वो थी दिमाग, आपकी बुद्धि। हाँ, लेकिन अंदर पहुंचना उतना आसान नहीं था। एडमिशन के लिए आपको पहले गेट कीपर को यानी द्वारपाल को एक डिबेट में, शास्त्रार्थ में हराना पड़ता था। और सुनिए, ये द्वारपाल कोई मामूली गार्ड नहीं था, बल्कि अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक होता था। सोचिए जरा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम रहा होगा, जहां 10 में से 8 लोग फेल हो जाते थे। 80% फेलियर रेट। नालंदा की ये शान, उसका ये रुतबा, उसकी ये आज़ादी, जाहिर है कुछ लोगों की आंखों में चुभ रही थी। और बस यहीं से शुरू होती है अहंकार और आयुर्वेद के बीच उस टकराव की कहानी, जो आखिर में नालंदा की तबाही की वजह बनी। इस कहानी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है बख्तियार खिलजी, एक बेहद क्रूर और घमंडी हमलावर जो खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और दूसरी तरफ आचार्य राहुल श्रीभद्रा, नालंदा के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड, ज्ञान और करुणा की जीती जागती मिसाल। हुआ यह कि साल 1193 के आसपास खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा, इतना बीमार कि उसके अपने शाही हकीमों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाओ। पर खिलजी का अहंकार देखिए, उसने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। बोला, मुझे ठीक तो करो, पर मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी दवा नहीं खाऊंगा। अब जरा आचार्य की हालत सोचिए। एक तरफ तो जान का खतरा, और दूसरी तरफ एक ऐसा मरीज जिससे इलाज भी करवाना है और दवा भी नहीं खानी। क्या करते वो? पर आचार्य ने मुस्कुराकर उसकी शर्त मान ली। कुछ दिन बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा, बस रोज इसके कुछ पन्ने पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। अब इसके पीछे का विज्ञान समझिए। आचार्य ने बड़ी चतुराई से कुरान के पन्नों के किनारों पर एक बिना रंग और बिना स्वाद वाली दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी जब भी थूक लगाकर पन्ना पलटता, वो दवा की थोड़ी सी मात्रा उसके शरीर में चली जाती। और हुआ भी यही। हफ्ते भर में खिलजी बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब उसे इस इलाज के पीछे की सच्चाई पता चली, तो उसके दिल में शुक्रिया या एहसान की भावना नहीं जागी। नहीं, बल्कि एक गहरी काली ईर्ष्या पैदा हो गई। उसे ये बात हजम ही नहीं हुई कि एक हिंदुस्तानी वैदिक का ज्ञान उसके हकीमों से इतना आगे कैसे हो सकता है।
और बस इसी जलन ने, इसी नफरत ने उसे इंसान से हैवान बना दिया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस ज्ञान को नहीं बल्कि ज्ञान की इस जड़ को ही हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगा। और अगली ही सुबह खिलजी अपनी हजारों की फौज लेकर नालंदा पर टूट पड़ा। देखिए, इसे युद्ध कहना गलत होगा, क्योंकि युद्ध तो दो बराबर की सेनाओं में होता है। ये एक तरफा नरसंहार था। एक तरफ तलवारें थीं और दूसरी तरफ निहत्थे छात्र और भिक्षु, जिनके हाथों में सिर्फ कलम और किताबें थीं। लेकिन खिलजी का असली निशाना इंसान नहीं थे। वो तो नालंदा की आत्मा को मारना चाहता था। और नालंदा की आत्मा बसती थी धर्मगंज में, जो उसकी लाइब्रेरी थी। ये कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, ये 3 विशाल इमारतों का कॉम्प्लेक्स था। रत्नसागर, रत्नरंजक और सबसे बड़ी रत्नौदधि, जो 9 मंजिला ऊंची थी। खिलजी ने सिर्फ एक हुक्म दिया, आग लगा दो। और बस ज्ञान के उस समंदर में आग लगा दी गई। लाखों पांडुलिपियां, मानव सभ्यता का वो पूरा खजाना एक झटके में धूं-धूं करके जलने लगा। कहते हैं कि ये आग पूरे 3 महीने जलती रही और इसके बाद लगभग 800 सालों तक नालंदा गुमनामी के अंधेरे में खो गया। बस एक भूला बिसरा खंडहर। फिर कहीं जाकर 1800 के दशक में एक आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके खंडहरों को फिर से खोजा और आखिरकार 2014 में मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। खिलजी को लगा होगा कि उसने कहानी खत्म कर दी, कि उसने ज्ञान की इस लौ को हमेशा के लिए बुझा दिया। लेकिन वो एक बहुत जरूरी बात भूल गया था। बख्तियार खिलजी तो मर गया, उसका नामो निशान मिट गया, पर क्या उसकी सोच मर गई? वो मानसिकता जो कहती है कि जिस विचार को तुम समझ नहीं सकते उसे मिटा दो, जिस बात से तुम सहमत नहीं उसे जला दो, क्या वो सोच आज हमारे बीच जिंदा नहीं है? याद रखिए, हमलावर और तानाशाह इमारतें गिरा सकते हैं, किताबें जला सकते हैं, लेकिन वो कभी एक आइडिया को, एक विचार को नहीं मार सकते, क्योंकि विचार फीनिक्स पक्षी की तरह होते हैं जो अपनी ही राख से पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर फिर से जन्म लेते हैं। नालंदा का दोबारा खड़ा होना हमें यही तो याद दिलाता है, और ये हम सब से एक सवाल भी पूछता है कि क्या हम नफरत और अज्ञानता को हराकर नालंदा की असली विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि असली नालंदा ईंट और पत्थरों में नहीं बल्कि हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बसता है, और दिमाग के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए।